चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो एक का आंसर हो जाएगा डी, 1885 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो मृत घाटी अत्यधिक उष्णता के कारण, अत्यधिक उष्णता के कारण, यानी 2 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 2 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक में देखिए, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। उसके बाद देखिए, प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ये गलत है। प्रतिवर्ष जो बाढ़ से निक्षेपित मिट्टी होता है उसको खादर बोला जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बांगर है, यानी ये गलत है, ये गलत है। फिर 3 नंबर देखिए, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा डी, हो जाएगा। 1 और 3 सत्य है, बाकी क्या है? 2 गलत है। उसके बाद देखिए 4 नंबर, सूर्य ग्रहण की स्थिति होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होता है। तो ये 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर सी हो जाएगा, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर, यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑस्ट्रेलिया, यूरेनियम के भंडार में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पे है, आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 10 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सही है। डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, ये भी सही है। मलक्का जल संधि, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, ये भी सही है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी, डेविस जल संधि, बेफिन की खाड़ी, प्रशांत महासागर। यहाँ प्रशांत महासागर नहीं, यहाँ हिंद महासागर होता तब सही आता, यानी ये क्या है? गलत है, इसी को चुनना था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ओलिव रिडले टर्टल जो कछुआ की प्रजाति है उसके लिए प्रसिद्ध स्थल है उसके लिए प्रसिद्ध स्थल है भीतरकनिका, यानी 7 का आंसर ए हो जाएगा, 7 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को, अमेजन वर्षा वन को, दक्षिण अमेरिका में है अमेजन वर्षा वन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो एजी टांसले साहब ने प्रस्तावित किया था, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। उसके बाद देखिए 11 नंबर, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती नर्मदा होती है, और माही होती है, और ताप्ती होती है, यानी 1 2 3 सही हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, 11 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? यह कौन सी अभिक्रिया है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर ए हो जाएगा, उदासीकरण, उदासीकरण, 12 का आंसर ए। उसके बाद देखिए 13 नंबर, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा अवक्षेपण, आंसर ये हो जाएगा बी, यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद 14 नंबर देखिए, 14 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक, यानी इलेक्ट्रिसिटी किस में पास हो जाता है? तो ग्रेफाइट में, 14 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर देखिए, रबर में निम्न में से किसका बहुलक है? रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर जो बहुलक है आइसोप्रीन का, यानी 15 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है,
तो 16 का आंसर हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, समतल व उत्तल दर्पण। उसके बाद 17 नंबर देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियां हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर डी हो जाएगा, यानी रवाकरण, निस्यंदन और आसवन और ऊर्ध्वपातन, चारों विधियां क्या है? पृथक्करण करने वाली विधियां हैं। उसके बाद 19 नंबर देखिए, मनुष्यों में मादा जनन अंग में से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, रिलैक्सिन होता है, तीनों होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। मनुष्य के मादा जनन से, यानी फीमेल से जो हार्मोन स्रावित होता है उसके बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसको मिलान करना है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। उसके बाद देखिए बी का इसमें हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, सी का 2, वेरी, और डी का हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, डी का 4, यानी ये हो जाएगा, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? 20 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा, कूटपाद, आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ए हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर देखिए, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा, 22 का आंसर बी हो जाएगा, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। उसके बाद 23 नंबर देखिए, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है? तो 9 के ख में, भाग 9 के ख में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है, यानी 23 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब 24 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही को चुनना है। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय भी 5 प्रकार के ही रिट जारी करता है, यानी ये क्या है? यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो यानी ये क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 नंबर, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, 2 करेक्ट है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी सही है, ये क्या है? गलत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न कथनों में कौन सही है? तो देखिए इसमें कौन सही है, सही को चुनना है 25 नंबर में। तो देखिए एक में क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। हाँ, 8 ही मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, परंतु 10 जोड़ा गया था, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। 8 ही, मतलब इस सुझाव में, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का प्रावधान था। उसके बाद देखिए 42 ऑप्शन 3, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी करेक्ट है। उसके बाद 4 नंबर में देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य है, ये गलत है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें सही कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 सही है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही है। उसके बाद देखिए 26 नंबर, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इसमें कौन प्रमुख विशेषताएं हैं? देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा? केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति हस्तांतरण किया गया। हाँ, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियाँ दे दिया गया। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। हम प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किया गया। उसके बाद देखिए 3 में, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। हाँ, ये भी था, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, यानी ये भी सही है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, तीनों सही, यानी आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत के पहली मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो डॉक्टर जॉन मथाई।
जॉन मथाई को सौंपा गया था, यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए कौन से नहीं है, नहीं है कि चुनना है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत में कुटीर उद्योग के विकास करना, ये प्रावधान है। आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, ये भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण, ये ऐसा प्रावधान नहीं है, यानी आंसर ये हो जाएगा। बाकी सारा ये नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची शामिल नहीं है। तो राज्यों की सूची में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, अवध शामिल नहीं था व्यापक सिद्धांत के तहत। बाकी तीनों शामिल था, सतारा शामिल था, बघाट शामिल था, झांसी भी शामिल था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? तो शारदा अधिनियम जो पारित हुआ था 1930 में पारित हुआ था। उसके बाद 31 नंबर देखिए, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? एन जी रंगा साहब के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम किसान स्कूल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1909 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। 34 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित नहीं है? देखिए किसमें कौन जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित नहीं है? जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति किया गया था, ये सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक के गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी करेक्ट है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी, ये भी सत्य है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये गलत है, यानी गलत को ढूंढना था ना, तो यानी आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी ऐसा तो प्रावधान था और ये ऐसा प्रावधान नहीं था, क्योंकि गांधी जी को द्वारा प्रथम सत्याग्रह 1917 का था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? चांदी सर्वप्रथम पाया गया था हड़प्पा काल में। बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुआ था, पर चांदी का साक्ष्य मिला है। उसके बाद 37 नंबर देखिए, किस शासक के शिलादित्य की उपाधि धारण की? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की? तो शिलादित्य की उपाधि धारण किया था हर्ष ने किया था। 37 का आंसर सी हो जाएगा, 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो किनको माना जाता है? तो इन 38 का आंसर हो जाएगा डी, चैतन्य प्रभु को। 39 नंबर देखिए, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। 1939 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था, क्योंकि बुद्ध की मतलब तबीयत खराब हो गया था, तो उस दौरान ये बिंबिसार जो थे वो जीवक अपने राजवैद्य को भेजे थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। उसके बाद 42 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी, क्योंकि कांसा का मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था उन लोगों के आम जनजीवन में, इसके वजह से कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए
43 नंबर, तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो याह्या बिन सरहिंदी के द्वारा तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक की रचना की गई थी। यानी आंसर हो जाएगा 43 का सी हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा डी, लिनेत्गो का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। उसके बाद देखिए 45 नंबर, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अध्ययन किया जानवरों एवं पौधों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो जीएनपी में किसको शामिल नहीं किया जाता? तो विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जीडीपी में से जब जीएनपी निकालते हैं तो जीडीपी में से ये घटा देते हैं। विदेशी निवेशी की आय को क्या करते हैं? घटा देते हैं। और जो भारत से बाहर में रह रहे हैं भारतीय, उनके आय को जोड़ लेते हैं। तो हमारा क्या निकल जाता है? जीएनपी निकल जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है। उसके बाद देखिए 47 नंबर देखिए, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। फिर 48 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, ग्लोबल जेंडर गैप ये जारी नहीं किया जाता है। बाकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जारी किया जाता है और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस भी जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक का स्थापना किया गया था ये 1982 में, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन जारी करता है? तो आईएमएफ जारी करता है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। अब देखिए कुछ वन लाइनर देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर। बिंबिसार ने किससे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया? तो ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिलाया था। उसके बाद देखिए इसने मगध की राजधानी राजगृह बनाया। इसने भगवान बुद्ध को सेवा में राजवैद्य को जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु कर दी, यानी बिंबिसार को हत्या कौन किया था? अजातशत्रु उसके पुत्र ही कर दिया था। अजातशत्रु को कुनिक बोला जाता है, अजातशत्रु को कुनिक मतलब उपनाम था उसका। ये अजातशत्रु लगभग 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। अजातशत्रु की हत्या कौन कर दिया? उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। अब देखिए उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया, पाटलिपुत्र का स्थापना किया। अब देखिए वहाँ पे आगे शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हस्तांतरित कर कहाँ कर दिया? वैशाली कर दिया। उसके बाद देखिए कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र ले आया, यानी कालाशोक ने जो उसके बाद आया वो पाटलिपुत्र से पुनः वैशाली स्थापित कर दिया राजधानी को। उसके बाद देखिए बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म था, बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया था। कौन? अजातशत्रु। उसके बाद देखिए शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। उसके बाद देखिए नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका एक का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1986 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो कृत्रिम पारितंत्र हो जाएगा इसमें बगीचा हो जाएगा, आंसर इसमें डी हो जाएगा बगीचा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है जलवाष्प, आंसर ए हो जाएगा इसमें।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। ऐसे अगर संपूर्ण भारत का बोला जाता तो इसमें हो जाता इंदिरा पॉइंट, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भागों में पाया जाता है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक भागों पर पाया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसमें से सही को चुनना है। देखिए, हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हाँ, ये तो सही है, यानी ये क्या हो गया? हिमालय हो गया, हिमालय इधर हो गया पश्चिम भाग और इधर हो गया पूर्वी भाग। इधर क्या पश्चिम भाग हो गया और इधर हो गया पूर्वी भाग। तो इधर वाला क्षेत्र में अधिक विविधता पाई जाती है और इधर में कम पाई जाती है। इधर में क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, तो हाइट रहने के बावजूद वहाँ पे बर्फ़ वगैरह जमा रहता है और यहाँ पे पेड़ पौधा और अन्य जीव जंतु की संख्या बहुत कम है पूर्वी भाग की अपेक्षा। उसके बाद देखिए ऑप्शन 2, हिमालय की पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक चौड़ा है। देखिए, पूर्वी भाग सकरा है, पूर्वी भाग इस तरह का है, पूर्वी भाग ऐसा पतला है और पश्चिमी भाग क्या है? अधिक चौड़ा है। तो ये गलत हो जाएगा, उल्टा दिया हुआ है। तो इसमें सही को चुनना था, तो सही केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी हो जाएगी। उसके बाद देखिए, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय मिट्टी, चाय के लिए अम्लीय मिट्टी, यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मानसून निर्वर्त होता है, मानसून निर्वर्त होता है, तो मानसून निर्वर्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस हो जाएगा है, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत को चुनना है। देखिए, भारत में चक्रवात, ये तो सही है, चीन में टाइफून, ये भी सही है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, ये भी सही है, अमेरिका में बागियों, ये गलत है, यानी आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्य कहाँ पाई जाती है? तो कोरल भित्ति जो है, कोरल प्रवाल भित्ति, ये पाया जाता है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच। ये हो गया पृथ्वी हो गया, यहाँ पे हो गया कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा, इसी बीच में पाया जाता है, कोरल रीफ के समूह पाया जाता है इसी क्षेत्र में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? नीति निदेशक तत्व से है, यानी DPSP से। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये ऐसा उपबंध किया गया है अनुच्छेद 42 में, इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से गलत को चुनना है, कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए, ये गलत है। 6 वर्ष या 65 वर्ष यहाँ पे होगा, यानी ये वाला क्या है? ये ऑप्शन गलत है और गलत को ही चुनना है हम लोग को, ये तो गलत है। उसके बाद देखिए, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, ये भी गलत है, ये भी क्या है? गलत है। उसके बाद देखिए 3 नंबर, इसके वेतन एवं अन्य सेवाएं शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है, ये भी क्या है? ये भी गलत है, यानी इसमें उपयुक्त सभी सारा का गलत है इसमें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य
संख्या के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए 17 नंबर, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है, तो ये न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है, यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था, तो 1985 में किया गया था दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम कैवें 10वें सूची में है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था, तो प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था, 1919 में, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है, तो ऐसा कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है, यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करे, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 78 के तहत। उसके बाद 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है, और जापान को उगते हुए सूर्य का देश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, आंसर हो जाएगा बी, 22 का बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा, बनारस अधिवेशन 1905। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत का विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा बी, 14 जून 1947 को। उसके बाद देखिए 25 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन लॉर्ड बेवेल के समय किया गया था, इसके द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई, तो मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को, यानी आंसर सी हो जाएगा इसका। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र नहीं रहा, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र नहीं रहा, तो देखिए बंगाल भी था, संयुक्त प्रांत भी था, पर असम नहीं था, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं, तो देखिए इसका लेखक है बी एस नायपल, यानी आंसर इस 28 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए यहाँ पे सूरत की संधि कब हुआ था, 1775 में हुआ था। फिर देखिए पूना की संधि कब हुआ था, पूना की संधि हुआ था, ये पूना की संधि 1717 में हुआ था, 1717 में हुआ था। पुरंदर की संधि 1765 में हुआ था, और देवगांव की संधि 1803 में हुआ था, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, 29 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 29 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो मृच्छकटिकम ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है, आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर देखिए, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी था, कलिंग शासक खारवेल ये जैन धर्म के अनुयायी था। उसके बाद देखिए 32 नंबर, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 32 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33,
दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित है? तो पल्लव शासक के द्वारा दक्षिण के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यानी आंसर हो जाएगा 33 का बी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर देखिए, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो एरियन ने लिखा था। ऐसा व्याख्या एरियन के द्वारा किया गया था। यानी आंसर बी हो जाएगा 34 का। उसके बाद देखिए 35 नंबर, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड, यानी 1/10 सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव कानों पर रहता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो आइरिस के द्वारा नियंत्रण होता है। यानी आंसर 36 का डी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर देखिए, रक्त की अशुद्धियाँ किस भाग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ किस भाग में जाकर छनती है? तो कहाँ छनती है? वृक्क में छनती है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 37 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60% रक्त का प्लाज्मा भाग होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन। तो पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन होता है? फ्लोरिजिन होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर देखिए, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष प्रवर्तन और अपवर्तन से बनता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर देखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षक बल को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? संसंजक बल कहा जाता है। यानी 41 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। यानी 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर देखिए, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जल में घोलने से OH- आयन रिलीज होता है। यानी आंसर ए हो जाएगा 43 का। उसके बाद 44 नंबर देखिए, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 44 का। उसके बाद देखिए 45 नंबर, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो श्यानता के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 45 का। उसके बाद 46 नंबर देखिए, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाला पौधे को क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट्स कहते हैं। यानी 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। यानी 47 का आंसर ए हो जाएगा। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 नंबर, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 48 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत ये 2007 में किया गया था। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 50 नंबर, भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पर कैपिटल इनकम हो जाएगा। 50 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आगे देखिए, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया था, यानी गृह त्याग दिए थे। और जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था फल्गु नदी के किनारे हुआ था, फल्गु नदी या फिर निरंजना नदी। उसके बाद आगे देखिए, बुद्ध ने अपना पहला सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिए।
यानी पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है परंतु पुनर्जन्म की मान्यता है। पर क्या है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है लेकिन आत्मा की परिकल्पना नहीं किया गया है। और बौद्ध धर्म में ये भगवान को मान्यता नहीं है, यानी भगवान पे कोई टिप्पणी नहीं किया गया है इनके द्वारा, भगवान के विचार पे ये मौन है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष। 15 वर्ष। फिर अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए, अब देखिए बौद्ध धर्म का जो संगीति हुआ था, सभा हुआ था, उसको देख लीजिए। देखिए पहला संगीति, प्रथम संगीति 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ? राजगृह में हुआ था। राजगृह में अध्यक्ष महाकश्यप था, शासक अजातशत्रु। उसके बाद देखिए द्वितीय संगीति 383 यानी 100 वर्ष बाद कहाँ हुआ था? द्वितीय संगीति वैशाली में हुआ था और अध्यक्ष थे सवाकामी और शासक उस टाइम था कालाशोक। उसके बाद देखिए तृतीय संगीति 250 ईस्वी पूर्व कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस्त था और ये राजा अशोक था। उसके बाद चतुर्थ संगीति देखिए 98 ईस्वी कुंडलवन कश्मीर में और इसका अध्यक्ष वसुमित्र और शासक कौन था? कनिष्क था। ये हो गया 4 बौद्ध संगीतियाँ। अब उसके बाद देखिए जैन धर्म। जैन धर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ, यानी 22वें तीर्थंकर जो थे अरिष्टनेमी थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। उसके बाद देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी नालंदा में हुआ था। और उसके बाद आगे देखिए, महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या? घर को त्यागे। और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर त्यागे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और महावीर स्वामी को 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध भगवान को फल्गु नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध भगवान को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब अगला पॉइंट देखिए, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में क्या किया? विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता है। महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे और बुद्ध भगवान भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उसके बाद देखिए, स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित जैन धर्म से है। स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जमाली है, जालिम नहीं है। आप उसके बाद देखिए जैन संगीतियाँ। 2 जैन संगीति हुआ था, इसको याद रखना है। देखिए प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व हुआ था। 300 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? 300 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। इसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। उसके बाद देखिए द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में हुआ था। 512 ईस्वी में हुआ था, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति और प्रथम बौद्ध संगीति के डिफरेंस लगभग 812 वर्ष का है। ये कहाँ पे हुआ था? बल्लभी में हुआ था। बल्लभी, और इसका अध्यक्ष कौन था? क्षमाश्रवण था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं थी? यानी सहायक संधि की विशेषता बताना है। देखिए ए में देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना
होता है। हाँ, ये तो सही था, ऐसा प्रावधान था। फिर बी में देखिए, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन हो गई थी। ये गलत है, क्योंकि देशी रियासत की जो आंतरिक प्रशासन का दायित्व जो था वो शासक का था, यानी जो देशी रियासत का जो राजा होता था उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था आंतरिक प्रशासन का। तो ये हो जाएगा आंसर, यानी आंसर बी हो जाएगा। ऐसा व्यवस्था नहीं था सहायक संधि में। देखिए सी में देखिए, देशी रियासतों की विदेशी नीति कंपनी के अधीन हो गई थी। हाँ, ये भी सही था। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। हाँ, ऐसा व्यवस्था था। तो इसमें से कौन सा व्यवस्था नहीं था? बी वाला, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये व्यवस्था नहीं था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? तो भारत मिहिर जो पत्रिका था, इस पे वर्नाकुलर एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया था। उसके बाद 3 नंबर देखिए, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बाल हत्या प्रथा ये बंगाल में अधिक थी। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए 5 नंबर, रेशमी रूमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा बी, मौलवी अवैदुल्ला सिंधी। मौलवी अवैदुल्ला सिंधी के संबंधित है। उसके बाद देखिए 6 नंबर, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया। नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1920 में 2 अधिवेशन होता है, एक होता कलकत्ता में होता है और दूसरा नागपुर में होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो देखिए यह एक बंद तंत्र होता है, ये सही नहीं, ये गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, तो इसी को ये हो जाएगा आंसर। बाकी ये सब सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। हाँ, ऐसा होता है। सी, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। हाँ भी ऐसा होता है। डी में देखिए यह कार्यशील इकाई है। यहाँ ये भी सही है, यानी ये वाला आंसर ये हो जाएगा इसमें। यह एक बंद तंत्र होता है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। उसके बाद 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो पश्चिमी घाट। आंसर हो जाएगा डी इसमें। उसके बाद 9 नंबर देखिए, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद 10 नंबर देखिए, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो वैशाली में। आंसर ए हो जाएगा, वैशाली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, में देखिए क्या है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? मतलब ठंडा और गर्म में डिफरेंस ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में, क्योंकि दिन में टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा होता है और रात में बहुत कम हो जाता है। उसके बाद 12 नंबर देखिए, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, यानी 3 जनवरी को क्या होता है? तो 3 जनवरी को होता है पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी न्यूनतम हो जाती है। आंसर इसका सी हो जाएगा। इस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। उसके बाद 13 नंबर देखिए, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल जो तरंग है ना, सबसे विनाशकारी तरंग होती है। उसके बाद देखिए 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ए में देखिए रेडक्लिफ लाइन, भारत चीन।
ये भारत पाकिस्तान हो जाएगा, यानी ये गलत है, सुमेलित नहीं है। उसके बाद बी में देखिए डूरंट रेखा भारत और पाकिस्तान, ये भी गलत है, डूरंट रेखा भारत और अफ़गानिस्तान हो जाएगा। सी में देखिए मैग्नीनॉट रेखा जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी, हाँ ये सही है, सुमेलित है। उसके बाद एक हिडन वर्ग रेखा, हिडन वर्ग रेखा है जो जर्मनी और पोलैंड के बीच है, हिडन वर्ग जर्मनी पोलैंड के बीच, यानी एक ही सुमेलित है, बाकी सारा क्या है, गलत है। उसके बाद 15 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है। उसके बाद देखिए 16 नंबर, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, किस अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, तो ये था भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के नाम से भी जाना जाता है, या फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, कब आया था, 1946 में आया था। इसमें 3 सदस्य थे, इसमें कितना, 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। और कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा बी, 18 का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 24 अगस्त 1946। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसमें क्या सही है। एक में देखिए जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, हाँ ये सही है। 2 नंबर में देखिए राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी सही है, यानी आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों क्या है, करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति का निर्वाचन से है, आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी जल्दी देख लीजिए थोड़ा, इसमें निम्नलिखित कथनों में कौन गलत है, गलत को चुनना है। देखिए ऑप्शन ए में देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, हाँ ये तो सही है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता, हाँ ये भी सही है। उसके बाद देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है ये तो सही है यहाँ तक, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है, ये गलत है, यानी गलत को चुनना था तो गलत हो जाएगा ये। उसके बाद डी में देख लीजिए क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है, हाँ ये सही है। उसके बाद देखिए 22 नंबर, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वित्त आयोग के संबंध में, तो ये में देखिए वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है, क्योंकि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अतिरिक्त सदस्य होते हैं, यानी टोटल 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में कितना सदस्य होते हैं, टोटल 5 सदस्य होते हैं, वित्त आयोग में कितना, टोटल 5 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा तय होता है, ये तो सही है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है, ये गलत है, ये उपयुक्त, इसमें गलत को चुनना था तो गलत 1 3 है, आंसर हो जाएगा बी, 1 3 क्या है, गलत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है, तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा इसका, वैधानिक तरलता अनुपात ये तो होता है, और नगद आरक्षित अनुपात भी होता है, खुले बाजार की क्रियाएं ये भी होता है, ये यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, यानी आंसर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25,
25 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए FRBM का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये होता है फुल फॉर्म इसका। और हिंदी में इसको बोला जाता है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन बोला जाता है इसका। तो इसका संबंध जो था NK सिंह समिति से था। 25 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी ये MSP के बारे में भारत सरकार से सिफारिश करता है? तो कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। आंसर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 27 नंबर, सीताध्यक्ष का संबंध था तो भूमि कर विभाग से। किससे था? भूमि कर विभाग से। आंसर हो जाएगा सी इसका। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीवन वर्णन मिलता है तो राजतरंगिणी में मिलता है, ये तो सबको याद ही होगा। सीधा व पैबोस प्रथा की शुरुआत निम्न में से किसने किया? तो ये किसने किया था? बलबन ने किया था। सीधा व पैबोस, सीधा मतलब झुकना, झुक के सलाम करना शासक, और पैबोस मतलब अंगूठे को चूमना। उसके बाद देखिए 30 नंबर में उतवी कौन था? उतवी एक इतिहासकार था। उतवी कौन था? इतिहासकार था। उतवी फारूकी, अलबरूनी, ये सब आए थे कब? मोहम्मद गजनबी के साथ। उसके बाद देखिए 31 नंबर, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत को चुनना है इसमें। अब देखिए इसमें ये में देखिए क्या है, शेर शाह ने बिलग्राम के युद्ध में विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में किया। हाँ, ये तो सत्य है। शेर शाह ने उपज की 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी सत्य है। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है, ये क्या है? गलत है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, यानी गलत है। इसी को चुनना था। आंसर हो जाएगा सी। फिर आगे देख लीजिए, शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था। हाँ, ये सही था। ये सब प्रावधान तो शेर शाह के द्वारा किया गया था, पर ये जो गलत को हम लोग को चुना था तो गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी शेर शाह का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में नहीं, सासाराम में है। उसके बाद देखिए 32 नंबर, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यान लिखी गई थी? तो ये लिखा गया किसके? कृष्णदेवराय के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 33 नंबर देखिए, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में किसने किया? तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक ये था, बहलोल लोदी था। और सबसे अधिक उम्र में मतलब शासक कौन बना था? तो फिरोज शाह तुगलक बना था सबसे अधिक उम्र में। उसके बाद देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में तो प्रोटीन पाया जाता है। देखिए 35 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? तो ग्रेना में संपन्न होता है। कहाँ होता है? ग्रेना में संपन्न होता है। अब 36 नंबर देखिए, हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स वो लवणीय पौधा होता है। वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, यानी आंसर डी हो जाएगा। हेलोफाइट्स के अंदर लवणीय पौधे आते हैं। इसके बाद देखिए 37 नंबर, निम्न में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है तो एड्स के लिए PCR किया जाता है, रीपा ये नहीं किया जाता, एलिसा किया जाता है, CD4 किया जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 हो जाएगा। 1, 3, 4 किस में है? डी में है, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 38 नंबर देखिए, निम्न से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता है? तो AB में नहीं होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक शामिल नहीं है? तो DPT में कौन कौन शामिल है? DPT में डिप्थीरिया शामिल है, परटूटिस शामिल है और टेटनस शामिल है, यानी पीलिया शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 40 नंबर, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के अणु के बराबर होता है, इसका आवेश किसके बराबर होता है? तो इसका 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर सी हो जाएगा, 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 41 नंबर, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन की द्वितीय गति से
बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों को प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर होती है, तो ताप बढ़ाने पर ये सब का प्रतिरोधकता क्या होता है, घट जाती है। 43 नंबर देखिए, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है पोलोनियम है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, पानी बनता है। आंसर ये हो जाएगा इसका, ग्रेफीन होता है। तो ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्रेफीन क्या है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, यानी कार्बन का नैनो पार्टिकल है। आंसर हो जाएगा 20 का। उसके बाद 46 नंबर देखिए, विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को। विश्व रक्त दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसको सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे ए का प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये तो गांधीनगर में है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, ये कहाँ, गोवा में है, पणजी में। उसके बाद देखिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ, दिल्ली में है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन नंबर, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, तो पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से है। अब क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या है, एकमात्र भारतीय जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया या प्रदान किया, तो वेंकटेश रमन जो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। उसके बाद 50 नंबर देखिए, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य के रहने वाली है, तो बिहार के रहने वाली है। उसके बाद देखिए अब वन लाइनर कुछ देख लेते हैं हम लोग। वन लाइनर तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ तो बहुत ईजी है। देखिए ऋग्वेद है, यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, हाँ ये तो है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्रु कहा जाता है। इस वेद को जो पढ़ता है ना, उसको होत्रु बोला जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमदेव का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। उसके बाद देखिए, इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। हाँ, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की यानी मंत्रों की रचना किया गया है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। इस वेद में गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अधन्या मतलब जिसका हत्या ना किया जा मतलब ना कर किया जा सके, उसको क्या बोला जाता है, अधन्या। उसके बाद देखिए यजुर्वेद, इसकी ऋचाओं को पढ़ने वालों को अधर्यो कहते हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को अधर्यो कहते हैं, और ऋग्वेद को पढ़ने वाला के होत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्रु। उसके बाद देखिए, यज्ञों को नियम एवं विधि विधान का संकलन है। यजुर्वेद में यज्ञों का नियम और विधि विधान का संकलन है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है, यानी यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। और यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। यही एक यजुर्वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। बाकी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये तीनों गद्य पद में नहीं है, लेकिन ये क्या है, यजुर्वेद क्या है, गद्य पद दोनों में है। अब देखिए सामवेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्रु कहते हैं, उदात्री कहते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। हाँ ये तो पता है सबको। अथर्ववेद, इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है, और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब देखिए अथर्ववेद में जादू टोना ये सब, शादी विवाह ये सब वगैरह का चर्चा मतलब मिलता है, उल्लेख मतलब किया गया है। और कुछ आगे पॉइंट देखिए, वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद की संख्या
108 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 तीनों केवल भारतीयों को प्राप्त है। यानी कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, इसको याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न कथन पर विचार करें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ये क्या है? गलत है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होना चाहिए। ये भी गलत है, कम से कम 30 वर्ष आयु होना चाहिए। 3 में क्या है? राज्यसभा अस्थाई सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। 1/4 नहीं, 1/3 भी मुक्त होते हैं। तो इसमें से क्या करना है? गलत को छांटना था। तो ये उपयुक्त सभी गलत है, यानी तीनों क्या है? तीनों ऑप्शन गलत है, इसमें सारा गलत है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब। ऑप्शन एक में देखिए क्या है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। हाँ ये तो सही है, एक सही है। ऑप्शन 2 में उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये गलत है, आयु निर्धारित नहीं है उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। एक सही है, बाकी गलत है, 2 क्या है? गलत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो 2 माह के भीतर। आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1963 में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उसके बाद 7 नंबर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 37 में ये उपबंध किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये गठन किया गया था 1991 में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर देखिए, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है? तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर इसमें? ये हो जाएगा धूसर क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा आंसर। 9 का ए हो जाएगा आंसर, ए भूरी क्रांति से संबंधित है। उसके बाद देखिए 10 नंबर, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। हॉट मनी गर्म मुद्रा के नाम से जाना जाता है। जैसे डॉलर क्या है? हॉट करेंसी है, गर्म मुद्रा है, कहीं भी चल जाता है, कहीं भी किसी भी देश में व्यापार हो जाता है डॉलर के माध्यम से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है तो कौन करता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। उसके बाद 12 नंबर देखिए, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम सही शामिल नहीं है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? पहले देखिए असहयोग आंदोलन में क्या क्या शामिल था। तो सरकारी पदों का त्यागना ये शामिल था, विदेशी माल का बहिष्कार, विदेशी माल यानी विदेशी वस्तु कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, और अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी किया गया था। लेकिन इसमें ढूंढना है कि कौन शामिल नहीं था। तो डी में देखिए क्या है, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये शामिल नहीं था, ये शामिल नहीं थे, यानी आंसर ये हो जाएगा
बाकी ये सब ऐसा ऐसा प्रावधान किया गया था, परंतु ये डी वाला ऑप्शन वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये ऐसा कुछ नहीं किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर सी हो जाएगा, 6 अप्रैल को समाप्त हुई थी गांधी यात्रा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए ये क्या है? चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को ये हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। पूना समझौता, पूना फैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, 23 मार्च नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 8 अगस्त हो जाएगा, यानी ये गलत है, इसी को चुनना था, आंसर ये डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर बी हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया तो 1829 में किया गया था, और नियम यानी धारा 17 के द्वारा, धारा 17 के द्वारा। उसके बाद 17 नंबर देखिए, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था? देखिए शामिल तो ये पल्लव नहीं था, बाकी पाल शामिल था, राष्ट्रकूट और प्रतिहार तीनों शामिल था, पल्लव वंश शामिल नहीं था। 18 का आंसर सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था, तो कौन कौन शामिल में हो जाएगा? पाल हो जाएगा, प्रतिहार हो जाएगा और राष्ट्रकूट हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इनमें शवों की सिर किस दिशा में रखे जाते थे? तो शवों के सर को उत्तर दिशा में रखा जाता था, आंसर हो जाएगा ये 19 का ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद 20 नंबर देखिए, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में 2 भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान में। उसके बाद 21 नंबर देखिए, महावीर स्वामी को किन नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो रेजुपालिका नदी, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मखलीपुत्र हो जाएगा, मखलीपुत्र गोसाल हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहाँ के काल को, क्योंकि शाहजहाँ के काल में बहुत सारे भवनों का निर्माण किया गया था, स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शासन काल था शाहजहाँ का। उसके बाद देखिए 24 नंबर, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो आचरण अधिकारी था, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर देखिए, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो ये सैन्य विभाग था। आप लोग बताइएगा दीवाने अर्ज की स्थापना कौन किया था? देखिए 26 नंबर में क्या है? बसावन व दसावंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो किसके चित्रकार थे, किसके दरबारी चित्रकार थे? अकबर के दरबारी चित्रकार थे। उसके बाद 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इधर है परमाणु विद्युत गृह है और इधर राज है। तो देखिए नरोरा उत्तर प्रदेश में, ये तो सुमेलित है, ये क्या है? सुमेलित है। कुडनकुलम कर्नाटक, ये गलत है। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है, ये गलत है। बाकी आगे देखिए सी, काकरापारा कहाँ? गुजरात में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में। देखिए आगे देखिए अब 28 नंबर, 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। उसके बाद देखिए
अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर है। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा रेखा है? देखिए 29 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा एक अच्छा ईंधन का गुण नहीं है? अच्छा ईंधन का गुण नहीं है। देखिए अच्छा ईंधन का गुण नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ये तो अच्छे ईंधन का गुण है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैस का उत्सर्जन होना चाहिए, ये गुण नहीं है। अच्छे ईंधन का ये गुण नहीं है, यानी आंसर ये हो जाएगा। बाकी सब सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 सुमेलित करना है। ये 30 का सुमेलित करना है। तो 30 में देखिए ए का हो जाएगा 3, विटामिन B7 का हो जाएगा 3, विटामिन B7 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बी का विटामिन B12 का ए हो जाएगा 1 हो जाएगा, और विटामिन ई का हो जाएगा 4 हो जाएगा, और विटामिन के का हो जाएगा रक्त के थक्का जमने में, ये हो जाएगा, यानी आंसर ये हो जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गैलेक्टिक इकाई हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वर्णधानता, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और इनमें से किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर देखिए, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? तो गुप्त ऊष्मा, ये हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो जंतु का यकृत एवं गुर्दा, ये हो जाएगा 36 का सी हो जाएगा, आंसर 36 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 सुमेलित करना है इसको। ये प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का हो जाएगा ओम हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। विद्युत प्रवाह का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। बल का न्यूटन हो जाएगा। पावर का वाट हो जाएगा, पावर का वाट, यानी आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर, धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर लिथियम हो जाएगा, लिथियम सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ए में देखिए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है, यही सही है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, आंसर सी हो जाएगा, 40 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी की नदियों के संगम पर स्थित है, आंसर ये हो जाएगा, 41 का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा बीच से गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, आंसर हो जाएगा सी, 42 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उसके बाद देखिए 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए बांधवगढ़ मध्य प्रदेश ये सुमेलित है, रोहिला गुजरात ये सुमेलित नहीं है, बांदीपुर कर्नाटक, सिमलीपाल उड़ीसा
यानी इसमें ये ऑप्शन बी गलत है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। उसके बाद 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। देखिए बेंगुएला ये ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर ये भी ठंडी है, हम्बोल्ट ये भी ठंडी है, अग्लुहास ये क्या है? ठंडी नहीं है, ये गर्म जलधारा है। आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत के गंगा, यानी दक्षिण भारत के गंगा में कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कावेरी। और गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है, गोदावरी को दक्षिण का गंगा, और ये कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 47 नंबर देखिए, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर भूकंप और ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, यानी रिंग ऑफ फायर में हमेशा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। देखिए तकलामाकन ये चीन में है, थार ये भारत में है, अटाकामा चिली में है, गिब्सन अफ्रीका ये गलत है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन हो गया, विक्टोरिया हो गया, सिप्सन हो गया, ये सब कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद 49 नंबर देखिए, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा 49 का सी हो जाएगा। व्यवसाय रोजगार में परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए 50 नंबर देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में एक में क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित होता है, हाँ ये सही है। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ये भी सही है, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा, 50 के सी हो जाएगा। अब कुछ देख लेते हैं फैक्ट हम लोग, जैसे देखिए प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, तो योग का पतंजलि, योग का क्या हो जाएगा? योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, साख्य का कपिल, चावार्क का चावार्क, वैशेषिक का कन्नाद, पूर्वी मीमांसा का जैमिनी और उत्तरी मीमांसा का बादरायन, ये हो जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, साख्य कपिल, चावार्क का चावार्क, उसके बाद वैशेषिक का कन्नाद, पूर्वी मीमांसा का जैमिनी और उत्तरी मीमांसा का बादरायन। अब कुछ और थोड़ा और कुछ फैक्ट है, उसको भी देख लीजिए। देखिए आजीवक संप्रदाय का मौखली पुत्र गोसाल, और अनिश्चयवाद का संजय बेटलीपुत्र, और भौतिकवादी का पकुद कच्चायन। उसके बाद देखिए घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 31 दिसंबर 1600। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोविंद रनाडे, ये उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल नहीं थे, बाकी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ये तीनों उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसका आंसर क्या होगा सही? देखिए ये में क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि, ये ऐसा हुआ था, ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद बी में क्या है, समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि, ये भी गलत है। उसके बाद सी देखिए, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, ये सही है, सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो के समय। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 का सी हो जाएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से सही कथन को चुनना है। तो ए में देखिए, ए में क्या है, इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुति की। ये ऐसा था, ये गलत है, ऐसा नहीं था। उसके बाद देखिए बी में, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। ये भी गलत है, ऐसा नहीं था। उसके बाद देखिए सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। ये सही है, सी हो जाएगा इसमें, सी सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 का आंसर डी हो जाएगा, लिबरल पार्टी के टिकट पर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव जीते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 8 के सी हो जाएगा आंसर, यानी स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो ये किस में है, मुंडको उपनिषद में, आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 11 नंबर देखिए, महावस्तु महाबुद्ध का जीवन वृतांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो इसका संबंध महायान शाखा से है, यानी आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर देखिए, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, इबादत खाना। अकबर द्वारा जो बनाया गया था उपासना भवन, उसका नाम इबादत खाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे। तो किसके शासन काल में थे ये लोग, अकबर के शासन काल में, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर देखिए, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर देखिए, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। तो देखिए ये में क्या है, यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, ये गलत है। ये क्या है, गलत। इसकी संख्या 180, ये भी गलत है, इसकी संख्या 180 नहीं 360 होता है। उसके बाद देखिए, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है, ये गलत है। फिर डी में देखिए, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है, ये सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखिए इसमें पहाड़ी कौन कौन सा है, नल्ला मलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो इसको क्रम से सजाना है उत्तर से दक्षिण। तो इसका देखिए आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी पहले क्या है, ये देखिए ये भारत हो गया, यहाँ पे क्या है, नल्ला मल्ला है, उसके बाद यहाँ पे नीलगिरी है, नीलगिरी के बाद यहाँ पे
जवादी है, उसके बाद नीचे क्या है, अन्नामलाई, सबसे नीचे में क्या है, अन्नामलाई पहाड़ी है, यानी आंसर इसका सी हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, तो ये कोसी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है, तो इसमें क्या होगा इसका आंसर 18 का आंसर सी हो जाएगा, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए 19 नंबर, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ए में देखिए यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सही है। बी में यह एक कण प्रकृति की होती है, ये भी सही है। और सी में क्या है, यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही इसमें। उसके बाद 20 नंबर देखिए, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ता है। उसके बाद 22 नंबर देखिए, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है, तो प्रकाश का विसरण का कारण है धूलकण, वायुमंडल में धूलकण के कारण प्रकाश का विसरण होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या होता है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। उसके बाद 24 नंबर देखिए, सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है, सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, स्वर्ण यौगिक। उसके बाद देखिए 25 नंबर, दाब का विमीय सूत्र, दाब का विमीय सूत्र, दाब का विमीय सूत्र, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर, जैव सेल क्या है, जैव सेल क्या है, तो क्या है, कोयला है जैव सेल। उसके बाद देखिए 27 नंबर, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है, तो किस भाग से है, सेरेब्रम से है, तो इसका 27 का आंसर डी हो जाएगा, 27 का डी, सेरेब्रम से। और उसके बाद 28 नंबर देखिए, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, 28 का आंसर बी हो जाएगा, आर्कियोप्टेरिस। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 29 नंबर, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद 30 नंबर देखिए, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर मापने के लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकार का निलंबन आपातकाल के दौरान। उसके बाद देखिए 32 नंबर, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो प्राक्कलन समिति का सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, तो किसके अनुमोदन से, संसद के अनुमोदन से संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। उसके बाद 34 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में विपक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जर्मनी से लिया गया है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो किस भाग में, भाग 20 में उल्लेख किया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, सुमेलित करना है, सुमेलित करना है, तो इसमें देखिए ए का क्या हो जाएगा, भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, यानी ये नहीं होगा, एक नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, बी और सी हो सकता है। अब आगे देखिए, दल बदल निरोध अधिनियम, दल बदल निरोध अधिनियम, तो ये 10वीं अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में, यानी बी का एक हो गया, बी का एक हो गया। उसके बाद देखिए सी में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 11वीं अनुसूची में है, यानी सी का 4 हो जाएगा, सी का 4, देखिए सी का 4 यह। उसके बाद देखिए डी, भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, तो भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में, यानी 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा, इस आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया, तो ये लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था, आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाबी क्रांति, सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 39 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान किस किस संस्था का गठन हुआ था, तो इसका IMF और वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ था, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो ये हुआ था 1949 में। उसके बाद 41 नंबर देखिए, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, तो इसका आंसर हो 41 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, भारत में आयकर है, भारत में आयकर है, तो भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। उसके बाद 43 नंबर देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है, तो ये मलखम से है, मलखम खेल से संबंधित है हिमानी उत्तम। उसके बाद देखिए 45 नंबर, निफक आंदोलन के प्रणेता, निफक आंदोलन के प्रणेता, इसका प्रणेता दादू दयाल थे। उसके बाद देखिए ट्रकमा सिक्का किसने चलाया, ट्रकमा सिक्का किसने चलाया, तो ग्रीको ने चलाया था, आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर देखिए, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नई एलुवियल का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा, खादर हो जाएगा, यानी बाढ़ के दौरान जो नया मिट्टी का निर्माण होता है उसको खादर बोला जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हेल्कुलो लाइन बोलते हैं, हेल्कुलो लाइन बोलते हैं, ये हो जाएगा आंसर, आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर, बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड संबंधित है, तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है बेसल मापदंड। उसके बाद 50 नंबर देखिए, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का आंसर डी हो जाएगा, अर्नोल्ड टॉइनबी ने किया था। अब हम लोग देखेंगे वन लाइनर, देखिए वन लाइनर अब हम लोग देखते हैं। देखिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो नर्मदा घाटी से। उसके बाद अगला देखिए, सर्वप्रथम प्राचीन अस्थाई जीवन का प्रमाण मिलता है, तो मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, दमदमा से मिले हैं। उसके बाद देखिए गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बुर्ज-होम, यानी जम्मू कश्मीर से मिला है। उसके बाद देखिए बुर्ज-होम में ये नवपाषाण कालीन स्थल था। उसके बाद मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से, बुर्ज-होम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा से, जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ, अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए युग्म समाधि या फिर युगल समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हुआ था कालीबंगन में। उसके बाद देखिए नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर
सॉरी, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलन था तो हड़प्पा में, शवों को हड़प्पा में दफनाने का प्रथा था और ये जलाने का प्रथा मोहनजोदड़ो में था। उसके बाद देखिए, 3 मुख वाला देवता की मूर्ति प्राप्त हुई तो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनमाली से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो कहाँ से, धौलावीरा से। उसके बाद देखिए, शैलकृत सत्यापन के प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए तो कहाँ से, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए, हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था तो कहाँ के स्थल विभक्त था, धौलावीरा के स्थल 3 भागों में विभक्त था। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, कृषि का प्रथम साक्ष्य मिलता है, कृषि का प्रथम साक्ष्य मिलता है तो कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है और यहीं से अस्थाई जीवन का भी साक्ष्य मिलता है। उसके बाद देखिए, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। उसके बाद देखिए, पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, कृषि भी नवपाषाण काल में हुआ, स्थायी जीवन भी नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। उसके बाद देखिए, अगला पॉइंट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ को यह भी बोला जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। उसके बाद देखिए लास्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा, किसने कहा, पीगट महोदय ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा किसने दी, पीगट ने दी, पीगट महोदय ने दिया था। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।